न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी। एग्जिट पोल पर चर्चा करने जा रहे हैं और अभी हमारी मौजूदगी एक न्यूज 24 के न्यूज रूम में है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे तमाम सहयोगीगण रिपोर्टर जो कि ग्राउंड जीरो से एग्जिट पोल को लेकर कवर करते आए हैं, चुनावी हलचल को कवर किए हैं, अपने कैमरे में कैद किए हैं और इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं कि तमाम जो एग्जिट पोल अभी आ चुके हैं और हमारे एक न्यूज 24 के एग्जिट पोल क्या बता रहे हैं, किसकी जीत होने वाली है, किसकी हार होने वाली है। बिहार के 40 सीटों पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ हमारी सीनियर एंकर स्वाति भी मौजूद है। स्वाति, तो जैसा कि आपने देखा चुनाव से पहले जिस तरीके से एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के बीच सीधी टक्कर थी, लेकिन अब जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, चुनाव 40 सीटों पर चुनाव हुआ है और 7 चरण में चुनाव संपन्न हुआ है और अब 4 जून को परिणाम आने वाला है। हालांकि उससे पहले जो एग्जिट पोल आ गए उसमें एनडीए गठबंधन इंडिया गठबंधन पे भारी पड़ रहा है। इस वक्त हमारे कई सहयोगी हैं जिन्होंने लगातार ग्राउंड जीरो से कवर किया है, लगातार उन्होंने अपना नजर बनाए रखा है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल स्वाति, आपने बिल्कुल सही कहा है। गया सीट से स्वाति शुरुआत करते हैं। गया सीट पर देखिए एनडीए की तरफ से जीतन राम मांझी खड़े थे, वहीं पर बता दें कि आरजेडी महागठबंधन की तरफ से कुमार सर्वजीत। मधुबाला, आप इस पे क्या कुछ अपनी राय रखती हैं? देखिए, गया का बात करें तो जहां तक अभी बताया जा रहा है कि जीतन राम मांझी इंडिया गठबंधन से ऊपर हैं, वो जीतने का अनुमान लगाया जा रहा है। काफी लोगों का भी कहना है कि जीतन राम मांझी ही जीतने वाले हैं। मतलब कि गया सीट है जो इंडिया गठबंधन पे एनडीए गठबंधन बिल्कुल बिल्कुल कुमार सर्वजीत पे जीतन राम मांझी भारी पड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा सीट है सीतामढ़ी, जहां से एनडीए की ओर से जदयू प्रत्याशी देवेश चंद्र ठाकुर हैं और आरजेडी की ओर से आरजेडी प्रत्याशी अर्जुन राय हैं। तो क्या लगता है कौन किस पे भारी पड़ रहा है? वहाँ से अगर देखें तो किसकी जीत है? दोनों में जो है ना कांटे की टक्कर होने वाली है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर जीत का अंतराल अगर एनडीए जीते भी तो बहुत कम अंतराल से वो जीतने वाले हैं। मतलब कि वहाँ पे सीतामढ़ी में आरजेडी आगे चल रही है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी। औरंगाबाद में चलते हैं स्वाति। पहले जिस तरीके से इन्होंने गाया का बात इन्होंने कही मधुबाला जी ने, तो गाया में कहीं ना कहीं डॉक्टर सर्वजीत जो कि पूर्व में जब यहाँ महागठबंधन की सरकार थी तो मंत्री थे, कृषि मंत्री थे और उनके पिताजी वहाँ से पूर्व में सांसद रह चुके हैं और वो सदर विधायक भी हैं। कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी और डॉक्टर कुमार सर्वजीत जो हैं कहीं ना कहीं पल्ला भारी है, क्योंकि एग्जिट पोल में ये भी नहीं बता रहा है, क्लियर नहीं क्या। अगर आपने क्या देखा है सदन जी? मैंने ये देखा है कि वहाँ टसन है दोनों में, टक्कर है दोनों में। क्योंकि हम अगर बात करते हैं बिहार की, जिस तरीके से 40 सीट का अगर एग्जिट पोल का अगर हम बात करते हैं उसमें से 7 से 10 सीट जो कि नुकसान है, उसमें गया भी क्लियर नहीं है। एग्जिट पोल में गया में है टक्कर है। क्या जीतन राम मांझी, अब देखने वाली बात है, कल की ही बात है। 4 जून को पता चल जाएगा कि जीतन राम मांझी वहाँ से निकलेंगे, उनका सपना जो है लोकसभा जाने का वो पूरा होगा कि नहीं। जैसे उन्होंने कहा कि देवेश चंद्र ठाकुर को लेकर उन्होंने कहा, नीतीश कुमार के खास आदमी है वो, हालांकि उनका वहाँ पे वेटेज है, पल्ला भारी है, लेकिन देवेश चंद्र ठाकुर पूर्व में बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष वगैरह रहे हैं वो, और उसके बाद नीतीश कुमार के खास करीबी रहे और उनको वहाँ से चुनावी मैदान में वो सीतामढ़ी जो सीट है वो बीजेपी का सीट था, जदयू अपने पाले में लिया है और वहाँ से देवेश चंद्र ठाकुर को दिया है, तो देवेश चंद्र ठाकुर वहाँ से निकल जाए। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे सटीक और सबसे सरल यहाँ पर एग्जिट पोल बताया जा रहा है। सबसे बताएं आपको स्वाति की, जैसे कि हमारे जो रिपोर्टर्स थे लगातार ग्राउंड जीरो पर थे और हर एक चुनावी हलचल को कवर किए हैं अपने कैमरे में। औरंगाबाद सीट पर आते हैं जो कि बीजेपी की तरफ से सुशील सिंह है वहां पर, और वहीं पर बताएं आरजेडी की तरफ से अभय कुशवाहा है। क्या देख रहे हैं नंदन? देखिए, वहाँ पर अगर हम 2019 की अगर डेटा निकाले, ठीक है, 2019 की अगर डेटा निकाले तो 19 में आप देखिए कि जिस तरीके से इस वक्त एनडीए है, ठीक है, तो 39 सीटें एनडीए की थी, ठीक है। और अगर बात करें अभी की, तो अभी भी वहां पर जिस तरीके से वर्चस्व की बात करें तो वहां पर कोई दो राय नहीं है कि एनडीए की ही बढ़त वहां पर होगी। राजपूत समाज से वो कम्युनिटी वहां पर देखिए, वहां पर जो कम्युनिटी है वो जिस कास्ट को, जिस राजपूत को वहां पर बढ़ोतरी में देखना चाहती है, वहां से क्लियर है कि एनडीए का वहां से होने वाला है। लेकिन औरंगाबाद में टक्कर है। नहीं, टक्कर की बात नहीं, टक्कर की बात नहीं, हम बात कम्युनिटी की कर रहे हैं कि जाति का भी कुछ असर पड़ता है। वहां से अगर बात करें तो वहां से बीजेपी की जीत हो रही है। टक्कर अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन अगर बात करें तो सुशील सिंह हम सीमांचल से पहले बात करते हैं। सीमांचल ऊपर किशनगंज, अररिया, कटिहार, नीचे नवादा है, औरंगाबाद है, काराकाट है, पाटलिपुत्र है
औरंगाबाद में टक्कर है वहाँ पे, ये आप नहीं कह सकते हैं कि टक्कर वो देखने क्लीन को स्वीप मिल कर रही लेंगे, थी। निकाल लेंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं बस ये कह रही हूँ कि वहाँ टक्कर देखने को मिल रही थी, जिस तरीके से वहाँ अभय कुशवाहा थे एक साइड और ये। लेकिन आप अगर बात करें ना, अभय कुशवाहा पे वोटिंग- सुशील सिंह भारी भारी वोटिंग दर जो है, चलिए आते हैं वोटिंग मधुबनी दर की सीट बात पे। करें तो वोटिंग दर उतना ज्यादा नहीं जाएगा, हल्के फुल्के में रहेगा। लेकिन आते वहाँ हैं से मधुबनी सीट पर। एक तरफ जहां एनडीए की ओर से बीजेपी प्रत्याशी अशोक यादव हैं, तो इंडिया गठबंधन की ओर से आरजेडी प्रत्याशी अली अशरफ फातमी है। क्या लगता है कौन किस पे भारी पड़ रहा है, कौन आगे चल रहा है? यहाँ पे अगर हम लोग बात कर लेते हैं मधुबनी की, तो राजद के जो कैंडिडेट हैं वहाँ पे सबसे ज्यादा जो है उनका पल्ला भारी। अली अशरफ फातमी जी जी, वहाँ पे जो है सबसे ज्यादा बढ़त बनाते हुए दिख रहे हैं वो, क्योंकि जिस तरीके से उनका परिचय और राजद लगातार वहाँ पे कैंपेनिंग कर रही थी, तो वहाँ पे जो है राजद कंफर्म है मतलब वो अली ये बढ़त बनाएगी। अशोक यादव पे भारी पड़ रहा है। जी, जी, बिल्कुल। उनकी मधुबनी से आरजेडी की जीत तय है, इनका ये कहना है। नहीं, आरजेडी की जीत तय नहीं है। वहां पर फिर से वही बात आ जाती है ना कि सीधे हम नहीं कह सकते हैं कि जीत तय है। देखिए, आपको बता रहे जिस तरीके से अशोक यादव है, ठीक है, वो यादव कम्युनिटी से, इन्होंने सही कहा कि जिस तरीके से वहां पे मुसलमान को खड़ा किया गया, लेकिन यादव का वहां पर ज्यादा रूल है अगर मुसलमान से कंपेयर करें तो ये फायदा देगा एनडीए को, फायदा ये देगा ही देगा 110%। फातमी का हम कह सकते हैं टक्कर देंगे, लेकिन फायदा मतलब नहीं सीधी हो पाएगा। टक्कर है मधुबनी में। जी स्वाति, बिल्कुल। वहीं पर अब नवादा सीट पर चलते हैं, जहां पर बीजेपी की तरफ से विवेक ठाकुर है चुनावी मैदान में, वहीं पर आरजेडी की तरफ से श्रवण कुमार है। क्या कुछ यहां पर देखने को मिल रहा है, बता दे। नवादा से बात करें तो नवादा विवेक ठाकुर का देखा जा रहा है, बीजेपी का ही वहां से भी पलड़ा भारी जहां तक देखने को मिल रहा है। लेकिन श्रवण कुशवाहा में भी अच्छी खासी टक्कर है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार आपको पहले ये क्या कुछ ग्राउंड जीरो से आपने देखा आपको है, पहले कमेंट ये किया? समझना होगा, 7 से 10 सीट आप अगर एग्जिट पोल के मुताबिक अगर महागठबंधन को दे रहे हैं तो कौन कौन सा, नवादा भी उसमें, ऐसा नहीं कि नवादा वहाँ पे क्या बीजेपी का वहां से पड़ला भारी, ऐसा नहीं है। नवादा भारी टक्कर है। मैंने नहीं कहा, मैंने भारी नहीं कहा, मैं बस ये कह रही हूँ कि बीजेपी का ही वहां से अगर अनुमान लगाया जा रहा है, लोगों का ऐसा मानना है। नवादा का भी बात कर रहे हैं ना, ये नवादा का क्योंकि बात कर रहे नवादापुर हैं। में एलजेपी रामविलास का वो चिराग पासवान बिल्कुल की पार्टी बिल्कुल, का सीट वहां है, तो पे नवादा सीट का रहा एलजेपी है, हाँ। लगातार यहाँ पे दो सीट रहा फैक्टर काम है। करेगा। जिस तरीके से आपने बोला कि वहाँ के श्रवण कुशवाहा की जो वाइफ है वो मतलब फिल्मी जगत से वो ताल्लुक रखती हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनका फेम है, फैन फॉलोइंग है, तो कहीं ना कहीं उनको जो ज्यादा राजद को जो काफी ज्यादा वहाँ पे बढ़त मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से राजद भी मेहनत कर रही है, श्रवण कुशवाहा समाज से वहाँ ज्यादा वोटर है, और दूसरी चीज है क्या, फैन फॉलोइंग के आधार पे कुछ ना कुछ वोटर को जो है डाइवर्ट कर वोट जाएगी कहीं ना कहीं जो है मतलब दोनों के बीच सीधी टक्कर है। टक्कर है। और तेजस्वी यादव का ताबड़तोड़ रैली यहाँ पे कुछ फैक्टर साबित करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए तेजस्वी प्रसाद यादव ने जिस तरीके से एमवाई पिच तैयार किया था आरजेडी ने, और जिस तरीके से उन्होंने रोजगार नौकरी की बात कही, और जो यूथ कंस्टिट्यूंसी के जो वोटर हैं और जो कैंडिडेट है वहाँ पे कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम बक्सर की बात कर लेते हैं, सुधाकर सिंह का वहाँ वेटेज बहुत ज़्यादा हाई बताया जा रहा है, आनंद मिश्रा, और उसके बाद जिस तरीके से एमवाई समीकरण, जिस तरीके से जाति को लेकर भी, जैसे मुन्ना शुक्ला को भी उन्होंने टिकट दिया, सुधाकर सिंह को टिकट दिया, मल्ला समाज को टिकट दिया, समीकरण कुशवाहा समाज से टिकट दिया, मुस्लिम को भी टिकट दिया, तो कहीं ना कहीं महागठबंधन में आरजेडी ने, लालू प्रसाद यादव ने बड़ा दिल दिखाया है। समीकरण का ताल बैठाने की चलिए कोशिश कर रही मुजफ्फरपुर है। पे आते हैं, मुजफ्फरपुर सीट पे आते हैं। बीजेपी की ओर से राजभूषण निषाद हैं चुनावी मैदान में, और इंडिया गठबंधन की ओर से कांग्रेस प्रत्याशी अजय निषाद थे। क्या लगता है कौन किस पे भारी पड़ रहा है मुजफ्फरपुर में, देखिए, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस? मुजफ्फरपुर की अगर बात करें तो वहां पर भी हम 19 में ही जाना चाहेंगे। वहां पर हम भी यही कहेंगे कि टक्कर है, ऐसा नहीं टक्कर हर मामले में कह सकते हैं, लेकिन वहां पर सीट निकालेगी तो निकालेगी एनडीए की ही सीट आएगी, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि वहां पर आप सर्वे हमने ग्राउंड पर किया था, सर्वे वहां पर लोग सही कह रहे हैं कि वहां पर एनडीए की ही बढ़ोतरी होगी, सीधी सी बात है। जी जी जी। क्या लगता है मुजफ्फरपुर पे आरजेडी पीछे चल रही है, बीजेपी आगे चल रही है? मुजफ्फरपुर तो हमने ग्राउंड रिपोर्ट भी किया था, पब्लिक ओपिनियन भी लोगों से जानने की राय भी हम लोगों ने लिया था, तो कहीं ना कहीं बीजेपी प्रत्याशी है वहाँ पे राजभूषण निषाद और कांग्रेस से की ओर अजय निषाद हाँ, है, अजय दोनों निषाद है। निषाद समाज से, मल्ला समाज से आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोगों में जो है बीजेपी का वहाँ पे ऑलरेडी वहाँ से पहले जो कैंडिडेट थे वो रह चुके हैं, लेकिन इस बार जो टसन दोनों है निषाद समाज से जी, ये तो ऐसे में जो बिल्कुल। वोट है क्या वो बटा है? एक तरफा हम कह सकते हैं ना कि अधिकतर जो हम जहाँ तक हम लोग सर्वे हम लोगों ने किया था कि 60 से 70% जो है कांग्रेस को मत करेंगे, क्योंकि जिस नाराजगी जो है मतलब बीजेपी से मुजफ्फरपुर पे कांग्रेस आगे चल रही है। जी जी ये नहीं कह सकते, क्योंकि आपने अजय निषाद की बात करें तो वो कांग्रेस से आते हैं, ठीक है, और कांग्रेस का मुजफ्फरपुर में उतना नहीं कह सकते हैं ना कि उतना वर्चस्व है, क्योंकि वहां पर राजभूषण निषाद है, दूसरी ओर अजय निषाद। बात यहाँ पर पार्टी की होती है ना, अगर दोनों निषाद हैं और दोनों निषाद पिछली बार की अगर बात करें, हाँ, यहाँ पर निषाद वर्सेस निषाद नहीं देखेंगे, वहां पर देखेंगे 2019 वर्सेस 2024। 19 में जिस तरीके से एनडीए वहां से बढ़ोतरी की थी, इस बार भी वही करेगी, एनडीए आगे चल हाँ, क्योंकि कांग्रेस का उतना कोई ये नहीं है। जमुई सीट पर आते हैं स्वाति, जो कि सबसे इंटरेस्टिंग सीट रहा है जमुई। वहीं पर बता दें आपको कि एलजेपी यानी कि चिराग पासवान के बहनोई
अरुण भारती काफी चर्चा में रहे हैं। और वहीं पर बता दें आरजेडी की तरफ से अर्चना रविदास, क्या लग रहा है इस सीट पर किसकी टक्कर है, कौन जीत रहा है यहाँ से? हम पहले 2014 और 2019 की बात करते हैं। 2014 में जब मोदी लहर था, मोदी का हनुमान चिराग पासवान वहां से चुनाव लड़े थे, वो 1,20,000 मतों से वो जीत हासिल किया था। फिर 2019 में तकरीबन 2 लाख, कहीं ना कहीं वहां पे टक्कर है। 2024 में टक्कर थी अर्चना रविदास और उसके बाद अरुण भारती उनके जीजा जो हैं, तो वहाँ वो सीट LJP-R ही निकालेगी, लेकिन ज़्यादा मार्जिन का अंतर नहीं रहेगा। हमें लगता है कि 10 से 25,000 मतों के अंतर में वो LJP-R वहाँ से सीट निकालेगी। यहाँ पर अंदर बाहर का भी लड़ाई लेकिन है। वहाँ ये बात यहाँ पर इन्होंने एलजेपी भी भारी पड़ रही है। नहीं, ये बात इन्होंने सही कहा कि अरुण भारती ही वहां से निकालेंगे और अर्चना रविदास पे अरुण भारती भारी पड़ रहे नहीं हैं होगा। ना। लेकिन अगर बात करें पिछले दर की बात करें तो अरुण भारती और LJP की बात करें, LJP का कोई वहां से सीट ऐसा नहीं कि कमजोर है, ठीक है। और वहां पर वोट अगर मिलेगा भी तो मोदी लहर, जैसा इन्होंने कहा, एकदम सही बात कहा कि मोदी के नाम से ही वहां वोट मिलेगा, क्योंकि अरुण भारती से भी वहां का जो है ना कि फासला उतना ज्यादा नहीं होगा, लेकिन मोदी के नाम पर वोट मिल जाएगा। और यहाँ पर भी चलिए आते हैं सारण सीट पे, जो सबसे हॉट सीट है, काफी चर्चा में भी रहा है। एक तरफ से बीजेपी यहाँ के पर प्रत्याशी रैली हुई है, राजीव यहाँ पर प्रताप स्वाति। रूडी चुनावी मैदान में थे, तो दूसरी ओर लालू यादव की बेटी और आरजेडी प्रत्याशी रोहिणी आचार्य थी, जो कि अपना इस बार चुनावी राजनीतिक सफर शुरू कर रही थी। ऐसे में क्या लगता है, रोहिणी आचार्य राजीव प्रताप रूडी को टक्कर दे पाएंगी, क्योंकि वो पहले भी वहां से सांसद रह चुके हैं और रोहिणी आचार्य पहली बार यहाँ चुनावी पे हम मैदान आपको में बोलना चाहेंगे, जिस तरीके से राजीव प्रताप रूडी और क्या कहते हैं रोहिणी आचार्य, जो कि लालू प्रसाद की छोटी बेटी भी है, तो कहीं ना कहीं इस बार जो है राजीव प्रताप रूडी का जो फैन फॉलोइंग, उन्होंने क्षेत्र में काम भी किया, तो इस बार जो है निश्चित रूप से कम अंतराल से जीते, लेकिन जीतेंगे राजीव प्रताप रूडी वहां से। राजीव प्रताप रूडी हाँ, जीतेंगे। राजीव प्रताप रूडी का 110% है, क्योंकि बहुत ही कद्दावर है। अगर वहां पर बात करें रोहिणी आचार्य का, तो रोहिणी आचार्य की जो बात है, रोहिणी आचार्य का आपने कहा सही बात है, उनका राजनीतिक करियर का शुरुआत है, और राजीव प्रताप रूडी बहुत समय से करते आ रहे हैं, तो वो बहुत ही कह सकते हैं कि जमीन आसमान का फर्क है। अटल हाँ, मोदी में दोनों में मंत्री रहे, वो दोनों में रहे, अटल में भी रहे और मोदी में भी रहे, और अभी उनका दर देखा जाए तो रोहिणी आचार्य से बहुत ऊपर है। और वहां की जनता बदलाव नहीं चाहेगी। बदलाव क्यों चाहेगी, वहां पर डेवलपमेंट भी तो हुआ है, सीधी सी बात है। और दूसरी बात, हमने शुरुआत में कहा कि रोहिणी आचार्य का शुरुआत है करियर का, तो बहुत बड़ा कह सकते हैं निगेटिव पॉइंट होगा। अब सपना रह जाएगा सारण सीट पर। क्या लगता है सारण के लोगों का ये भी कहना है, सारण के लोगों का ये भी कहना है कि रोहिणी आचार्य मतलब सिंगापुर से आई हैं, यहाँ तक कि क्या ही विकास करेंगे। नहीं, यही बात है कि वहां के लोगों का कहना है कि रोहिणी आचार्य सिंगापुर से आई है, तो क्या सिंगापुर से आके यहाँ पर रहेंगी? वो भी लोगों का कहना है कि हाँ, लोग ये भी कह रहे हैं। बीच में उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था, वीडियो ये वायरल हुआ था कि हम सिंगापुर जाएंगे जरूर, लेकिन आएंगे यहाँ पे, तो ऐसे नहीं ना होता है। आप डायरेक्टली आओगे, चुनाव लड़ लोगे, तो कैसे निकालोगे? प्रिया कुछ कहना चाह रही है, स्वाति करना मुश्किल है। देखिए जिस तरह से अभी वो बोले कि वो बाहर से देशों से आई हैं और उन्हें यहाँ इंडिया का कल्चर अभी उतना पता नहीं है, तो एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल था जिसमें उन्हें कल चलाने तक नहीं आ रहा था। इसको लेकर महिलाओं उनके अप्रत्यक्ष रूप से कही कि इनको तो कल चलाने नहीं आ रहा, ये क्या हमारा विकास करेंगी, तो हो सकता है वहाँ से वो आगे हो जाएगी। राजीव प्रताप रूडी स्वाति जीत रहे हैं। सारण से राजीव प्रताप रूडी आ गए और उनकी बिल्कुल जीत भी बिल्कुल तय है बिल्कुल। लगभग। अगली सीट पर चलते हैं, किशनगंज की बात कर लेते हैं, ठीक है स्वाति। किशनगंज पे आते हैं, यहाँ पर मुजाहिद आलम जो कि जदयू की तरफ से है और कांग्रेस की टिकट पर यहाँ पर मोहम्मद जावेद है। क्या लगता है नंदन, कौन इस बार बदलाव होगा? नहीं, कांग्रेस यहाँ पर ये कह सकते हैं ना कि जो 10-12 सीट लॉस कर रही है एनडीए, किशनगंज में उसी में से एक है, क्योंकि पिछली बार की बात करें तो किशनगंज ही एक रह गया था एनडीए के पाले में जाने से। और किशनगंज बहुत ही ऐसा जगह माना जाता है जो एनडीए के लिए बहुत ही खतरनाक जगह, क्योंकि वहां पर कम्युनिटी की बात करें तो हाँ, कम्युनिटी की बात करें तो मुस्लिम का वहां पे बहुत ज्यादा जनसंख्या, और मुस्लिम और बीजेपी का क्या रिश्ता है सब और जानते हैं। एक सीट है जो पिछले चुनाव में कांग्रेस जीतने में कामयाब हुई वही थी। एक सीट है जो कांग्रेस के पाले में गई थी और ये बीजेपी के पाले में नहीं गई थी। कह सकते हैं किशनगंज वही 10-12 सीटों में से एक होगी जो 10-12 सीटें लॉस करने वाली है एनडीए। देखिए किशनगंज की जो सीट, हमने कहा ना कि जो 10-12 सीट लॉस करने वाली है एनडीए, उसमें से किशनगंज एक क्लियर आप रख लीजिए, क्योंकि अगर पिछले दर की बात करें 19 में हम जाए तो 19 में किशनगंज ही वो सीट थी जहां से चूक गई थी बीजेपी या एनडीए की अभी की बात करें तो किशनगंज हम 110% कह सकते हैं। हाँ, वहां मुस्लिम ही है ना ज्यादा बहुत। और यही एक सीट था जो 2019 में कांग्रेस और 2024 में भी ये 2024 में भी लेकिन इस बार जो है जदयू के जो कैंडिडेट हैं वो भी अच्छा खासा वोट लाएंगे, और कहीं ना कहीं इस बार जो लगता है कि इसमें काफी ज्यादा टक्कर होने वाला हो सकता है कि वहां से बीजेपी पड़ रही है, लेकिन आरजेडी भारी पड़ रही है जिस तरीके से, टक्कर की जिस बात करें। तरीके से पिछले बार वहां से जिस तरीके से बीजेपी जीती है, कांग्रेस जिस तरीके से जीती है, इस बार भी वहां भारी पड़ रही है आरजेडी। बीजेपी नहीं जदयू है। देखिए हम बात करते हैं किशनगंज की बात करें ना, लिख के एनडीए लिख के है ना, वहां पे कोई बड़ा एनडीए। देखिए किशनगंज 2019 में जिस तरीके से कांग्रेस ने जीता था, एकमात्र ऐसा सीट था जिस तरीके से इन दोनों ने कहा कि वहां पे जेडीयू की पलड़ा भारी है, लेकिन नहीं, हम नहीं कह सकते क्योंकि सीमांचल कहीं ना कहीं अभी भी कांग्रेस का दबदबा वहां पे है। सीमांचल
सीमांचल में सीमांचल के अगर एरिया की हम बात करें तो किशनगंज, अररिया और कटिहार ये सब सीट फंसा हुआ है। हम ये नहीं बोल सकते कि कौन कहां से जीत रहा है, लेकिन इस पर अभी कुछ भी तय कर पाना मुश्किल है। एग्जिट पोल के मुताबिक हम बोल सकते हैं कि वहां पे पलड़ा भारी है। चलिए आते हाजीपुर सीट पे, ये भी एक हॉट सीट में से एक था, काफी चर्चा में ये भी रहा था। चिराग पासवान ने चुनाव से पहले काफी लड़ाई लड़ी अपने चाचा से, हालांकि जीतने में प्रचार प्रसार भी कामयाब भी रहे जीतने में। और एक तरफ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ओर से चिराग पासवान थे, तो दूसरी ओर आरजेडी के प्रत्याशी शिवचंद्र राम चुनावी मैदान में थे। तो हाजीपुर से कौन लग रहा है, चिराग पासवान या फिर आरजेडी, एनडीए या इंडिया गठबंधन? देखिए अभी फिलहाल तो हमको जहाँ तक लग रहा है कि जो है चिराग पासवान बढ़त बनाएंगे वहाँ से। चिराग पासवान आगे चल रहे हैं, चिराग पासवान या नंदन क्या लग रहा है? वहां से चिराग पासवान ही लग रहे हैं। मेरा हम बताते हैं, इन्होंने कहा चिराग पासवान, उन्होंने कहा चिराग पासवान। हम बताते हैं सबसे बड़ा हमने कहा था ना कि 10-12 सीटें लॉस करेगी एनडीए, उसमें से हाजीपुर भी सीट हम रखते हैं। इसलिए हम रख रहे हैं क्योंकि वहां पर आप देखिए जिस तरीके से पिछली बार की बात करें, 19 की बात करें, तो पशुपति पारस ने जिता था, 2 लाख वोटों से जिता था, कोई कम मार्जिन नहीं था। और उसके बाद उनका टिकट काटकर जिस तरह चिराग पासवान को टिकट, वहां के लोग खुश नहीं है क्योंकि जनता ही वोट देगी ना। जनता से जब सवाल किया गया तो जनता ने यही कहा है, इसका नुकसान चिराग पासवान को मिल सकता है, क्योंकि जनता ने यही कहा है कि हमारे सांसद थे ना पशुपति पारस, जीत रहे थे, ऐसा नहीं कि वो हार रहे थे, तो आपने उनका टिकट काट के उसको टिकट क्यों दिया? यहाँ पर बात समझने वाली है कि आपने उनको टिकट क्यों दिया जो जीतेंगे और जाकर दिल्ली में सो जाएंगे। बहुत बड़ी बात सवाल ये ना कि क्या हाजीपुर पे मोदी फैक्टर फेल हो रहा है? हाजीपुर में मोदी फैक्टर फेल होगा। और अगर मोदी फैक्टर चलता है तो चिराग पासवान के नाम पे नहीं चलेगा, वो मोदी के नाम पे ही चलेगा। तो हर जगह तो मोदी के नाम पे एग्जिट पोल देखिए, एग्जिट पोल ये बता रहा है कि वहां से चिराग पासवान हारेंगे। शिवचंद्र राम आगे चल रहे हैं। क्या आपका दावा है? चिराग पासवान मेरा मानना वो नहीं है, मेरा मानना ये है कि वहाँ मोदी फैक्टर चल रहा है और जिस तरीके से इस बार मोदी का जिस तरीके से लहर है, तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान टक्कर देंगे शिवचंद्र जीतने में राम। कामयाब। बिल्कुल प्रिया पे आ जाते हैं। स्वाति क्या कुछ कहना है आपका? देखिए जिस तरह से चिराग पासवान अभी बिहार में उभरता हुआ चेहरा है और मोदी का हाथ है सबसे बड़ा, तो मोदी फैक्टर को लेकर के वो आगे जा सकते हैं हाजीपुर तो में। आपको लग रहा है चिराग पासवान जीतेंगे? बिल्कुल। स्वाति, आपके पास 2009 का आंकड़ा है, मैं चाहूंगी कि आप बता दीजिए। आपको बता दें कि 2009 में बिहार की 40 लोकसभा सीट पर जब चुनाव हुई थी, जिसमें से इंडिया गठबंधन 32 सीट जीतने में कामयाब रही और 2 सीट यूपीए के खाते में गई और 2 कांग्रेस जीती और राजद भी 4 सीट जीतने में कामयाब रही। और वोट प्रतिशत की बात करें तो इंडिया गठबंधन ने 38% वोट इंडिया गठबंधन के पक्ष में गया था, 11.3% यूपीए के पक्ष में गया था और कांग्रेस के पक्ष में 10.3% और आरजेडी की बात करें तो 19.3% वोट जो था वो आरजेडी के पक्ष में गया था। यानी कि 2009 की बात करें तो बिहार में कुल 44.5% वोट पड़े थे। बिल्कुल बिल्कुल। अब अगले सीट की तरफ बढ़ते हैं। वोट परसेंटेज की इन्होंने जिस तरीके से बात कही इन्होंने, इस बार की अगर हम बात करें एग्जिट पोल के मुताबिक, तो इस बार जो है जिस तरीके से 2014 और 2019 में आरजेडी को यहाँ वोट परसेंटेज बहुत ही नीचे था, लेकिन इस बार एग्जिट पोल के मुताबिक 15% एग्जिट पोल में दिखा रहा है आरजेडी को, मतलब कि गेन वो कर रहे हैं। ए वेरी बिग नंबर होता है। अगर यानी कि 19 के मुकाबले कम है, 19 के मुकाबले कम है। अगर तेजस्वी प्रसाद सॉरी नो माफ कीजिएगा, 2009 के मुकाबले तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व वाली महागठबंधन अगर 15% वोट गेन कर लेते हैं तो ये वेरी बिग नंबर होता है, क्योंकि 15% वोट 2019 के मुकाबले हो जाती है। 2025 विधानसभा चुनाव भी है आपका। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब चलते हैं कटिहार सीट पर। यहाँ पर जदयू की तरफ से दुलार चंद्र है और वही कांग्रेस की तरफ से आपको बता दें तारिफ अनवर है। क्या लग रहा है कटिहार सीट पर जहां पे लड़ाई टक्कर देखी गई थी और चुनावी हलचल तेज था, यहाँ से कौन जीत रहे हैं? नंदन बताइए। देखिए कटिहार की बात करें तो यहाँ पर हम एनडीए के साथ जाना चाहेंगे, क्योंकि कटिहार पिछली बार भी वहां पर एनडीए का वर्चस्व था और एनडीए की बात करें तो यहाँ पर टक्कर होगा, मार्जिन कम होंगे, लेकिन एनडीए मेरे ख्याल से वहां पर जीत हासिल करेगी। नहीं कटिहार में ना, देखिए कटिहार में एग्जिट पोल में कटिहार का भी नाम हम ले सकते हैं, क्योंकि कटिहार में स्थिति बेहतर नहीं है, पूर्व में भी स्थिति बेहतर नहीं थी, तो इस बार कटिहार, क्योंकि हमने जब जदयू के मुख्य प्रवक्ता और बड़े नेताओं से हमने बात की थी तो उसमें उन्होंने बताया था कि कटिहार की हम लोगों की स्थिति उतनी बेहतर नहीं है। नहीं कटिहार हमने ये कहा ना कि कांग्रेस के मुकाबले, ठीक है, कांग्रेस के मुकाबले अगर कहते हैं जेडीयू का पलड़ा वहां पर भारी, अगर कम्युनिटी की बात वहां पर करे तो, और कटिहार वो जगह है जहां से हमने कहा ना कि मार्जिन उतना ज्यादा नहीं होगा, लेकिन हाँ एनडीए का वहां पर लग रहा है। आते हैं वाल्मीकि नगर सीट पे, जहां से इंडिया गठबंधन की ओर से जदयू प्रत्याशी सुनील कुमार कुशवाहा हैं और आरजेडी की ओर से, इंडिया गठबंधन की ओर से राजद प्रत्याशी शिवचंद्र राम है। सॉरी माफ कीजिएगा, दीपक यादव, आरजेडी की ओर से दीपक यादव हैं। तो क्या लगता है आरजेडी भारी पड़ेगा जदयू पे, क्योंकि वहां पे एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के वहाँ पे जो है जदयू और राजद की लड़ाई है। वहाँ जो है वहाँ हमको लग रहा है कि एनडीए जो है इस बार बाजी मारेगी, क्योंकि लगातार वो जो है क्षेत्र जो है एनडीए के खाते में रही है।
मतलब कि दीपक यादव वहां से हार रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल वाल्मीकि सही हम सहमत हैं। मतलब कि वाल्मीकि नगर सीट पर बीजेपी की जीत लगभग तय हो चुकी है। बिल्कुल स्वाति देखिए एक चीज हो जाता है कि जब भी चुनावी हलचल को हम लोग कवर करते हैं, चुनाव से जुड़े मुद्दों को हम लोग लेकर आते हैं, तो हमारे रिपोर्टर्स का सहयोग सबसे ज्यादा रहा है। हर जनता के बीच में जाकर उनके मुद्दे को सुने हैं इन्होंने और साथ ही साथ ये बड़ी बात हो जाती है कि खुद का एग्जिट पोल यहाँ पर ये लोग परोस रहे हैं और जनता के बीच में रख रहे हैं। बिल्कुल। स्वाति अभी तक हम लोगों ने 12 सीटों पर जिक्र कर लिया है। बिल्कुल। अभी तक क्या लगता है एनडीए का पलड़ा भारी है? बिल्कुल एनडीए ही भारी पड़ रहा है। एनडीए का मतलब वेटेज है, भारी है, लेकिन यहाँ पे 13 से 17 सीट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव लड़ रही है। तो 13 से 15 सीट हमारा जो डेटा कह रहा है कि 13 से 15 सीट भारतीय जनता पार्टी और 12 से 13 सीट जेडीयू, क्योंकि 16 सीट हमने जो 12 सीट की जो बात हुई, इस पर कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन आगे चल रही है, उसका पलड़ा भारी है। स्वाति पूर्णिया सीट पर आ जाते हैं। ये काफी दिलचस्प सीट रहा है। यहाँ पर पप्पू यादव ने आके दोनों गठबंधन को कहीं ना कहीं पसीना जरूर छुड़वा दिया है। बता दें आपको यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव मैदान में है, तो वहीं पर आरजेडी की तरफ से बीमा भारती और पूर्णिया सीट पर जदयू की तरफ से संतोष कुशवाहा। पूर्णिया सीट सबसे हॉट सीट रहा। आप लोगों ने लगातार वहां पर जाकर चुनावी कवर किया, चुनावी मैदान में जाकर डटे रहे, लोगों की बातों को सुना, क्या कुछ वहां के नतीजे निकल कर आए? देखिए वहां की अगर बात करें तो पूर्णिया एक ऐसा जगह है जहां से पप्पू यादव को हटाना कोई चीटी वाला खेल नहीं है। पप्पू यादव वहां पर अच्छी पकड़ है। हाँ, पप्पू यादव को वहां के लोग पसंद करते हैं। हम ग्राउंड पर गए थे, हमने पूर्णिया के लोगों से पूछा तो पूर्णिया के लोगों ने साफ तौर पर कहा कि पप्पू यादव ही हमें चाहिए। पप्पू यादव के अलावा और कोई हमें नहीं चाहिए। भले कोई भी सामने खड़े थे, पप्पू यादव के सामने मुसीबतें आई थी, बहुत आई थी, लेकिन पप्पू यादव ही है। पप्पू यादव ही है वहां से। नहीं, यहाँ पे हम कहेंगे कि जिस तरीके से जदयू के कैंडिडेट संतोष कुशवाहा हैं, तो पप्पू यादव और क्या कहते हैं जदयू के कैंडिडेट संतोष कुशवाहा, दोनों में टक्कर होगी। जहां और राजद के जो कैंडिडेट है बीमा भारती, वो नहीं वहां से जीतेगी, ये कंफर्म है। लेकिन जो देखिए बात करते हैं पूर्णिया सीट की, तो वहां से देखा जा रहा है कि एनडीए का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। एनडीए का जिस तरीके से एक मिनट होगी, लेकिन हमने कहा ना पप्पू यादव का नाम, पप्पू यादव निकलकर सामने आएंगे, फिक्स है। जिस तरीके से नहीं एक मिनट मैं ये कह रहा हूँ कि एग्जिट पोल में आप दिखा रही हैं 0 से 2 4 सीट दिखा रहे हैं निर्दलीय सीट, तो उसमें से आप पूर्णिया सीट को रखते हैं। जिस तरीके से पप्पू यादव ने माहौल बनाया पूर्णिया में, बीमा भारती एक जरिया बना, बीमा भारती को टिकट दे दिया। जिस तरीके से राजद ने वो वोट काटने की काम किए। हाँ, हालांकि इसमें 2 समीकरण पे आपको ध्यान देना होगा। संतोष कुशवाहा जो है पूर्व में विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, प्रेजेंट सांसद वही हैं, और पूर्व में सांसद पप्पू यादव भी रहे, लेकिन वहाँ पे पप्पू यादव का थोड़ा सा पलड़ा भारी है। टक्कर देते दिख रहे हैं, वहाँ पे मुश्किलें बढ़ा रहे हैं वो दोनों गठबंधनों का। आप जमीनी से जुड़े हैं पप्पू यादव, वहाँ के लोग साफ तौर पर कहते हैं कि 2019 में जो बाढ़ आई थी, जो सबसे खतरनाक बाढ़ों में से एक थी, वहाँ पर पप्पू यादव सक्रिय दिखे थे, और इसके बाद बहुत सारे ऐसे मुद्दे पे जहाँ पर वो सक्रिय रहे। मतलब ये साफ है पप्पू यादव पूर्णिया से दोनों गठबंधन के प्रत्याशियों की मुश्किलें बढ़ाते नजर आ रहे हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि तेजस्वी यादव लगातार पूर्णिया सीट पर रैली किए, ताबड़तोड़ जनसभा किए और चाह भी रहे थे कि पप्पू यादव ना जीते, भले ही उनके खुद के कैंडिडेट जीते या ना जीते, चलिए संतोष कुशवाहा जीते। और यहाँ पर आप जैसा बता रहे हैं आप लोग कि संतोष कुशवाहा जीत रहे हैं। आगे आते हैं पश्चिमी चंपारण बेतिया सीट पर, जहां से इंडिया गठबंधन की ओर से बीजेपी प्रत्याशी संजय जायसवाल हैं, तो इंडिया गठबंधन की ओर से कांग्रेस के उम्मीदवार मदन मोहन तिवारी हैं चुनावी मैदान में। तो क्या लगता है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई है? देखिए यहाँ पे कुछ टसन होगा, लेकिन बाजी जो है वो बीजेपी के खाते में ही जाएगी। संजय जायसवाल जी बिल्कुल, संजय जायसवाल, मदन मोहन तिवारी कांग्रेस की और एक तरफ बीजेपी के प्रत्याशी। देखिए कहीं ना कहीं बीजेपी का ही यहाँ पे भी जिक्र हो रहा है कि उन्हीं की जीत हो सकती है, वहां से अनुमान एनडीए की तरफ से। पश्चिम चंपारण के बारे में हम इसलिए कहना चाहेंगे, संजय जायसवाल जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के काफी क्लोज, मतलब कि मोदी के बहुत करीबी माने जाते हैं। इसीलिए मनोज तिवारी का फोन मनीष कश्यप को जाता है और मनीष कश्यप दिल्ली पहुंचते हैं। वो वहां से उन्होंने पर्चा दाखिल किया था। कम से कम नहीं भी तो संजय जायसवाल की वहां मुश्किलें बढ़ सकती थी। हालांकि वो हारते नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ उनका वोट काट सकते थे मनीष कश्यप, इसलिए उनको बुला के दिल्ली में पार्टी में उनको शामिल करवाया गया। संजय जायसवाल का वहां पड़ला। कल नतीजे आने वाले हैं स्वाति, 4 जून है 2024 का लोकसभा चुनाव कल समाप्त हो जाएगा। किसके सत्ता में सरकार बनेगी ये भी स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन एग्जिट पोल कितना हद तक सही होता है वो तो कल ही साफ होगा। और एक न्यूज 24 का एग्जिट पोल तमाम एग्जिट पोल को पीछे छोड़ भी सकता है, क्योंकि हम लोगों ने लगातार ग्राउंड जीरो से कवर किया है। बिल्कुल, और कैंडिडेट की बातों को भी सुना और लोगों के मुद्दों को भी हम लोगों ने बखूबी अच्छे से रखा है। चलिए आगे आते हैं भागलपुर सीट पर। यहाँ पर आपको बता दें कि जदयू की तरफ से अजय मंडल और वही कांग्रेस की तरफ से अजीत शर्मा है। क्या लग रहा है, कांग्रेस या जदयू?
वहाँ पे जिस समाज से आते हैं अजय मंडल, गोता समाज से आते हैं, वहाँ 3 लाख वोटर है। और अजीत शर्मा नगर विधायक हैं और नेहा शर्मा उनकी बेटी है और उन्होंने रोड शो किया था। लेकिन कहीं ना कहीं ये वहाँ से अजय मंडल, हालांकि वो डमी कैंडिडेट है, जदयू को वहाँ से वो कैंडिडेट को हटाना चाहिए, लेकिन अजय मंडल वहाँ से निकाल लेंगे क्योंकि वो पूर्व में भी काम तो नहीं किया उन्होंने, लेकिन लोग वहाँ से नाराज हैं। लेकिन मजबूरी में मोदी को लेकर काम करेंगे कि नहीं? इन्होंने कहा ना, सही कहा कि नेहा शर्मा आई थी, अभिनेत्री है, लेकिन नेहा शर्मा आकर कोई फायदा नहीं कर पाएंगे और अजय मंडल का नाम नहीं, हाँ वही तो, नेहा शर्मा का आने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अजय मंडल की बात करें तो वहां पर जिस जाति से वो आते हैं वहां पर उसका वर्चस्व है, तो वो कह सकते हैं कि उस जाति का ही उन्हें प्रॉफिट मिलेगा और इस पर एनडीए वहां से भूमियार से आते तो भूमियार वोटर है नहीं, भूमियार वोटर है नहीं वहां पे, सीधी सी बात है। यहाँ पे हम लोग कहें क्योंकि भागलपुर क्षेत्र जो है, भागलपुर मेरा घर हुआ और हम बताना चाहेंगे अजय मंडल जो कि जदयू के सांसद रहे हैं वर्तमान समय में, उन्होंने अभी फिलहाल जो है क्षेत्र का कोई काम नहीं किया। अच्छा खासा जो ब्राह्मण भूमियार समाज के जो लोग हैं काफी ज्यादा जो है खास तौर पे नाराज चल रहे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमको लग रहा है अगर वहाँ पे गड़बड़ नहीं होता है एनडीए के तरफ से या किसी भी तरीके का उथल पुथल नहीं होता है तो वहां से लगता है कि अजीत शर्मा जो है इस बार बाजी मारेंगे। अजीत शर्मा आप देखिए, ब्राह्मण की बात आपने कही और हम इसलिए भी बात कर सकते हैं कि भागलपुर जो क्षेत्र है वो अश्विनी चौबे का क्षेत्र है और गढ़ माना जाता है और अश्विनी चौबे ये नहीं चाह रहे, कभी नहीं चाह रहे कि जिस तरीके से वहां से जो है बीजेपी का कैंडिडेट या एनडीए के समर्थित जो लोग हैं वहां से जीते, क्योंकि अगर विधानसभा की बात करें तो वहां भागलपुर विधानसभा मेन जो टाउन है वहां से कभी भी जब से अरिजीत शाश्वत को टिकट जब से देना मना किया गया है उस समय से जो है लगातार अजीत शर्मा वहां से विधायक रहे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से अंदरूनी जो समर्थन और मैं यहाँ पे भी बोलना चाहूंगा बक्सर से उनको सीट टिकट नहीं दिया गया, उससे उस समय जो है काफी अच्छा खासा जो है नाराजगी भी चल रही थी इनमें अश्विनी चौबे के साथ, तो कहीं ना हो सकता है कि अंदर से जो है समर्थन किया हो, तो इसमें कहीं ना कहीं अजीत शर्मा हमको लगता है कि वहाँ पे बड़े बनाए। आपने एक मिनट आपने कहा कि अजीत शर्मा, ठीक ना, 2020 की अगर विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करते हैं, आप बीजेपी की तरफ से रोहित पांडे खड़े थे, लेकिन एलजेपी रामविलास पार्टी की तरफ से राजेश वर्मा जो कि खगड़िया से प्रत्याशी बनाए गए वो लड़ रहे थे, लेकिन आप ये देखे होंगे कि वोट का मार्जिन बहुत कम रहा था, 1900 वोट से मात्र रोहित पांडे चुनाव वहां से हारे थे और उसके बाद आप 15,000 के तकरीबन वोट राजेश वर्मा ने लाया था, लेकिन वहां पे एक मिनट मेरी बात सुनिए, अजय मंडल का वेटेज ज्यादा पड़ला भारी है। यहाँ पे अजय मंडल नहीं, अजय मंडल का एग्जिट पोल में मैं सदन जी जैसा कि बोला कि वहां से अजय मंडल की वहां तो हाँ वहां एनडीए को मजबूत देखा जा रहा है, सदन जी के बाद से मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ। साथ ही यहाँ पर देखा जा सकता है कि कांग्रेस का भी सपोर्ट है और बीजेपी का, बिल्कुल बिल्कुल। तो याद है पूर्वी चंपारण मोतिहारी सीट पे जहां बीजेपी की ओर से इंडिया गठबंधन की ओर से राधा मोहन सिंह है चुनावी मैदान में और इंडिया गठबंधन की ओर से वीआईपी प्रत्याशी राजेश कुशवाहा है, तो क्या लगता है वीआईपी वर्सेस बीजेपी की लड़ाई है? बिल्कुल वहां पर ये कह सकते हैं कि वीआईपी की अगर बात करें तो वीआईपी टक्कर नहीं दे पाएगी, वहां पर हम सीधे ज्यादा बहस नहीं करके हम यही कहेंगे कि वहां से एनडीए फिक्स है। हाँ, वीआईपी की हम वहां पे कोई जिक्र ही नहीं कर सकते कि वीआईपी बहुत बड़े मार्जिन से एनडीए यहाँ पर बढ़ोतरी बनाने वाली है। बढ़ोतरी राधा मोहन सिंह की अगर बात करें तो वो इस बार उनका एक इतिहास रिकॉर्ड भी बनने वाला है, वो 8 बार शायद सांसद बनेंगे और कद्दावर नेता है और नीतीश को मोदी के बेहद करीबी माने जाते हैं और वीआईपी के एग्जिट पोल में वीआईपी का एक भी खाता नहीं खुला है, तो राधा मोतिहारी सीट बीजेपी जीत रही है, पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह पूर्ण रूप से वो जीत रहे हैं। चलिए शिवानी आगे बढ़िए। चलिए बांका सीट पर आ जाते हैं और मुझे जहां तक याद है कि प्रिंस ने बखूबी बांका सीट पर अच्छे से आपने रिपोर्टिंग किया, ग्राउंड जीरो से आपने कवर किया है, बारीकी से एक एक चीजों को टटोला है। चलिए यहाँ पर आ जाते हैं, कैंडिडेट जो खड़े हैं हम दावा करते हैं कि जदयू की तरफ से गिरधारी यादव है और वहीं पर बता दें आपको आरजेडी की तरफ से जयप्रकाश है, तो क्या लगता है प्रिंस बताइए आप कौन जीत रहे हैं? इस बार लगता है जहां तक लग रहा है कि दोनों कैंडिडेट के बीच जो काफी टक्कर होने वाला है, अंततः जो है गिरधारी यादव का वहां पे ज्यादा चांस बन रहा है क्योंकि जिस तरीके से लगातार वो अभी भी सांसद हैं, लेकिन इस बार जो है काफी जनता का मिजाज क्या टटोले थे आप? मुश्किल देखिए, वहाँ पे 2 फैक्टर काम कर गया। अगर वहाँ से जवाहर झा जो
जो कि निर्दलीय प्रत्याशी थे, जो कि ब्राह्मण और राजपूत और क्या कहते हैं जो भी सवर्ण कास्ट से जो आते हैं, वो लगातार जो है जवाहर झा का समर्थन कर रहे थे, लेकिन उनका किसी कारणवश जो है वहां से उनका नामांकन रद्द होता है। उसके जो भी हम ये नहीं कह सकते कि नामांकन रद्द करवाया गया, हम ये कह रहे हैं कि नामांकन रद्द होता है। उसके बाद जो है लगातार जो है नाराजगी जो है बीजेपी से एनडीए से जो है लोगों का चल रहा था, सवर्ण कास्ट। यहाँ पर हम कहेंगे उसके बाद जवाहर झा जो है राजद के जो उम्मीदवार थे उनको समर्थन करते हैं, और सवर्ण कास्ट का जो जितना भी प्रतिशत मतदान होगा वो राजद के कोटे में ही होगा। अंततः हमको लगता है कि जिस तरीके से ये टसन है काफी होगा, और अंततः जो है यहाँ पर गिरधारी यादव का नाम लेंगे, क्योंकि वहां पर गिरधारी यादव की बात करें तो वो जिस यादव से आते हैं, यादव का वर्चस्व वहां पर, उसके बाद राजपूत का बस 50,000 का अंतर है राजपूत और यादव में। दोनों यादव है। तो गिरधारी यादव की हम बात करें, वहां पर गिरधारी यादव के हाथ में है ना बांका। इसके पहले गिरधारी यादव लगातार बनते हैं, गिरधारी तो लगातार जयप्रकाश नारायण यादव भी सांसद रहे हैं। यहाँ अभी की बात करें, वर्तमान की बात करें, वर्तमान उनसे नाराज चल रहा है, उनसे पूर्व में कई बार वहां से किस्मत और आजमाया है, उन्होंने काम भी किया है, और सबसे ज्यादा जो है एनडीए फिक्स नहीं, अभी वहां से बराबर की टक्कर। नहीं बराबर की टक्कर है नहीं, एग्जिट पोल में बाका एनडीए की आते हैं शिवर सीट पे आते हैं। एक तरफ से इंडिया गठबंधन की ओर से जदयू प्रत्याशी लवली आनंद हैं, और दूसरी ओर इंडिया गठबंधन की ओर से राजद प्रत्याशी रितु जायसवाल है। यानी कि यहाँ पे जो शिवर सीट है वहां पे जदयू वर्सेस आरजेडी की लड़ाई है। वहां से शिवर की अगर हम बात करें तो लवली आनंद का वहां पे ज्यादा पड़ला भारी है, और लवली आनंद का ही जैसा कि देखा जा रहा है एग्जिट पोल में तो लवली आनंद मेरा मतलब कि शिवर पे इंडिया गठबंधन जीत रही है, आगे चल रही है। जायसवाल हालांकि वो भी जमीनी स्तर के नेता है, और जमीनी स्तर के जी, नेता है। आगे कौन चल रहा है आगे शिवर पे? एग्जिट पोल के मुताबिक अगर हम बात करें तो इंडिया गठबंधन आगे चल रही पार्ले है, में जाएगी, क्योंकि लवली आनंद जीत रहे हैं। चलिए शिवानी, पूर्व में विधायक सांसद भी रहे हैं वहां से। चलिए अब झंझारपुर पर आ जाते हैं हम लोग, और यहाँ से आपको बता दें कि जदयू की तरफ से रामपुरत मंडल है, तो वहीं पर वीआईपी की सीट मिली है, खाते में गई थी और सीट, और यहाँ से सुमन महासेठ चुनावी मैदान में जीतेंगे या निश्चित। हम जानते हैं कि झंझारपुर की जो सीट थी वो हम जानते हैं कि थोड़े दिन पहले जाए तो इसके पहले हम जाए तो 26 सीट राजद की थी, उसमें से 3 उन्होंने वीआईपी को दी थी, इसमें झंझारपुर भी एक था। और झंझारपुर की बात, वीआईपी का तो एग्जिट पोल में तो नामो निशान ही नहीं है। वो जो 3 सीट मिली थी वीआईपी को, राजद ने दिया था, झंझारपुर भी एक था। बहुत फेल है ना, बहुत बड़े मार्जिन से झंझारपुर, बहुत बड़े मार्जिन से नहीं, वहां तो हम तो पहले ही बोल दिया कि जो है एनडीए का वो हम कह रहे हैं बहुत बड़े मार्जिन से हारने वाली है वीआईपी वहां पर। चलिए आते हैं वैशाली सीट पे, जहां से इंडिया गठबंधन की ओर से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की प्रत्याशी वीणा देवी हैं, तो दूसरी ओर इंडिया गठबंधन की ओर से राजद प्रत्याशी मुन्ना शुक्ला हैं। यानी कि वीणा देवी वर्सेस मुन्ना शुक्ला। यहाँ पे कुछ ना कुछ टक्कर देखने को मिलेगा, लेकिन क्या मुन्ना शुक्ला भारी पड़ेंगे वीणा देवी नहीं, अभी टक्कर भारी पड़ इसमें जो अभी हम लोग जो है बराबर काम टक्कर निष्कर्ष पे नहीं, बराबर का टक्कर मिल सकता है। मुन्ना शुक्ला वीणा देवी, देखिए जहां तक बात करें तो वीणा देवी ही वहां से जीत सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुन्ना शुक्ला भी भारी पड़ सकते हैं। टक्कर की बात टक्कर होंगी, सीधा निष्कर्ष पे आते हैं। लेकिन वहां पर हम जाना चाहेंगे मुन्ना शुक्ला के। हमने कहा ना शुरुआत में कि 10-12 सीट जो एनडीए लॉस करने वाली है उसमें से ये भी सीट आप लेकर चल लीजिए, वहां मुन्ना शुक्ला फिक्स है मुन्ना शुक्ला। मैंने जो कहा था स्टार्टिंग में तैयार किया था, तो मुन्ना शुक्ला को देना टिकट, सुधाकर सिंह को टिकट देना, कहीं ना कहीं जो प्लानिंग थी उसमें विपक्ष सफल होते नजर आ रही है। यहाँ पर एनडीए के साथ हम नहीं, इंडिया के साथ जाना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए शिवानी, आगे बढ़ते हैं, मधेपुरा सीट पर आ जाते हैं, और जदयू की तरफ से यहाँ पर देवेश चंद्र यादव हैं, वहीं आरजेडी के टिकट पर यहाँ पर कुमार चंद्रदीप है। क्या लगता है कि कौन जीत रहे हैं यहाँ पे? देखिए मधेपुरा से अगर बात करें तो ये ज्यादा बहस ना कर, हम यही कहेंगे मधेपुरा में एनडीए का एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए ही है मधेपुरा में। वहां से एनडीए को फायदा है। तो चलिए मधेपुरा पर साबित हो गया एनडीए आगे चल रही है। आते हैं गोपालगंज पे एक तरफ जहां से इंडिया गठबंधन की ओर से जदयू प्रत्याशी डॉक्टर आलोक सुमन है, तो दूसरी ओर इंडिया गठबंधन की ओर से वीआईपी प्रत्याशी प्रेम नाथ है। यानी कि वीआईपी वर्सेस जदयू की लड़ाई है। हाँ, वहां पे अगर बात करें तो हमने शुरुआत में कहा था ना कि वीआईपी को सीटें तो मिली है, लेकिन वीआईपी बहुत बड़े मार्जिन से हारने वाली है। वही बात हम यहाँ पर भी करेंगे कि वीआईपी को पहले सीट मिली है, लेकिन यहाँ पर एनडीए ही है, बहुत बड़े मार्जिन से एनडीए जीतने वाली, वीआईपी का कोई चांस नहीं बनता। गोपालगंज सीट पे यानी कि इंडिया गठबंधन पीछे है और इंडिया गठबंधन आगे चल रही है। लोगों को ये उसमें होगा भी कि गोपालगंज की बात करें तो वो राजद का घर है, गढ़ नहीं घर है, लेकिन फिर भी वहां से वीआईपी हारने वाली है, क्योंकि वहां पर राजद और वीआईपी में जमीन आसमान का फर्क भी है। भले साथ है तो क्या हुआ, भले साथ है तो क्या हुआ। सुपौल सीट पर आ जाते हैं, और जल्दी जल्दी इस पर भी चर्चा कर लेते हैं कि क्या है यहाँ पर दो कैंडिडेट्स, मतलब कि जो दो मजबूत गठबंधन की तरफ से एक जदयू और एक आरजेडी यहाँ पर खड़े हैं।
जदयू की तरफ से दिलेश्वर कामत है और वहीं पर आपको बता दें कि आरजेडी की तरफ से चौपाल जी हैं। क्या लगता है कौन दिलेश्वर कामत के साथ ही हम जाना चाहेंगे और जेडीयू वहां पर फिक्स है, एनडीए वहां पर फिक्स है। एनडीए फिक्स है। एग्जिट पोल के मुताबिक हम ये नहीं कह रहे कि वो जीत रहे हैं, कल भर हमको इंतजार करना होगा। एग्जिट पोल के मुताबिक वहाँ एनडीए का ही पलड़ा भारी है। क्या लगता है कि सुपौल पे कौन जीतेगा, जदयू या आरजेडी? आरजेडी चलेगी। हाँ, मतलब कि सुपौल सीट पे राजद आगे चल रही है, इंडिया गठबंधन आगे चल रही है। जैसा कि लोग बता रहे हैं कि जदयू यहाँ से बाजी मार भी सकती है, लेकिन नहीं, एनडीए का वहां से पलड़ा भारी है। हाँ चलिए आगे बढ़िए स्वाति, आगे बढ़िए। चलिए आते हैं सिवान में, जहां से सिवान सीट पे इंडिया गठबंधन की ओर से जदयू प्रत्याशी विजय लक्ष्मी कुशवाहा हैं, तो राजद की ओर से अवध बिहारी चौधरी हैं। यानी कि जदयू और राजद की लड़ाई है सिवान में। इस बार जो है हमको जहाँ तक लग रहा है कि अवध बिहारी चौधरी हाँ वहाँ से निकाल सकते सिवान हैं। सीट जदयू। हाँ, हम भी यही कहना चाहेंगे। हम अवध बिहारी चौधरी हमने कहा ना शुरुआत में, कुछ सीटें जो एनडीए लॉस करने वाली है उसमें से आप सिवान की सीट भी रख सकती है। वहां हम इंडिया के साथ नहीं, इंडिया के साथ जाना चाहेंगे। सिवान सीट पे सिवान सीट के ऊपर अगर हम बात करते हैं, जिस तरीके से देवेश चंद्र ठाकुर है वहाँ से, नहीं, सिवान से विजय लक्ष्मी कुशवाहा और अवध बिहारी चौधरी आरजेडी प्रत्याशी। अभय कुशवाहा की वो पत्नी है और जिसका टिकट कटा है वो माफिया, मतलब कि कहें तो बड़े माफिया के पत्नी थी। लेकिन सिवान से अगर हम बात करें निर्दलीय, जो आप 2 से 3-4 जो सीट जो आपने तय किया है एग्जिट पोल के मुताबिक, तो उसमें सिवान भी है। हिना साहब का आप नाम नहीं भूल सकते। बिल्कुल, निर्दलीय प्रत्याशी और दोनों गठबंधन की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। ईवीसी उनके समर्थन में है। राजपूत हमने वहाँ खुद देखा है कि राजपूत समाज जो है हिना साहब के समर्थन में, तो ये हिना साहब का यानी कि जो सिवान सीट है वहां से निर्दलीय प्रत्याशी हिना साहब इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों की मुश्किलें बढ़ा सकती है। बाकी तो जो परिणाम आएगा वो कल आएगा। सभी समाज में जाकर बिल्कुल। हाँ, नहीं सभी समाज में गए, उनके पीछे उनके साथ जो खड़े थे ईवीसी और राजपूत समाज का वोट उनको ज्यादा पड़ा है वहाँ पे सिवान की बात करें तो। चलिए अब आ जाते हैं अररिया सीट पर स्वाति, और यहाँ पर बता दें आपको बीजेपी और आरजेडी के बीच में महा टक्कर देखा गया है। बीजेपी जहां से प्रदीप कुमार खड़े हैं, वहीं पर आरजेडी की तरफ से शहबाज आलम है। क्या लगता है आपको? अररिया देखिए कोई अररिया में दिक्कत है। अररिया में हम ये बोल सकते हैं नहीं बीजेपी आरजेडी के साथ जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे एग्जिट पोल के मुताबिक अररिया वो सीट है, उनको अंडरलाइन किया गया है। वो सीट वहाँ पे जेडीयू को जो है मुसीबत वहाँ बढ़ रही है। अररिया का आरजेडी ने अपना 15 सीट दावा किया था, जिसपे उसमें अररिया भी शामिल मैंने जाति फैक्टर काम करेगा यहाँ पे, और हम भी कहना चाहेंगे कि हम भी एनडीए के साथ यहाँ पर भी नहीं जाना चाहेंगे। 10-12 सीट जो लॉस है वहाँ पर एक अररिया पे आप रख सकते हैं। मतलब अररिया सीट पे भी इंडिया गठबंधन भारी जाति पड़ रहा है। फैक्टर यहाँ पे असर करेगा। जाति फैक्टर। आइए महाराजगंज सीट की बात करें तो यहाँ से बीजेपी प्रत्याशी इंडिया गठबंधन की ओर से जनार्दन प्रसाद सिग्रीवाल हैं और कांग्रेस की ओर से आकाश सिंह है। यानी कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच जो लड़ाई है यहाँ से जो है ना, यहाँ पे बीजेपी हमको लगता है कि बढ़त बनाएगी और अच्छी खासी मार्जिन के साथ वो बढ़त के बीजेपी कांग्रेस वहां से भी बीजेपी का ही जहां तक की बोलबाला है, बीजेपी का ही लग रहा है। वहां पर हम एनडीए के साथ जाना चाहेंगे सीधी। हम बात करते हैं जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ऐसे शख्स हैं, जब उनका टिकट कट रहा था तो वो एक बात अंदरूनी बताना चाहेंगे। बीजेपी मुख्यालय जो दिल्ली में वो दवाई लेके पहुंचे, अगर मेरा टिकट कटा तो हम यहाँ से कट जाएंगे, तो उनको टिकट मिला है। हालांकि उन्होंने काम किया लेकिन उनका टिकट कटना मतलब महाराजगंज सीट पर इंडिया गठबंधन आगे चल रही है। महाराजगंज से, और जिस तरीके से उनके अखिलेश प्रसाद सिंह जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके पुत्र वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, आकाश सिंह। तो वहाँ जो भूमिया, उसके पहले वहाँ पे जो कांग्रेस के पूरे विजय शंकर दुबे जो वहाँ के विधायक 9 बार के 8 विधायक रहे, उनके बेटा इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी है। इंडिया का जनार्दन सिंह सिग्रीवाल 110% वो निकाल लेंगे वहाँ से। स्वाति 2014 के वोटिंग पर आते हैं कि क्या कुछ नतीजे रहे थे उस बार 2014 में लोकसभा चुनाव में देखा गया क्या कुछ है, बता दें। यहाँ पर बिहार में कुल जो है 56.3% मतदान हुए थे, वोट पड़े थे, और वहीं पर बताएं एनडीए जो है यहाँ पर 31 सीट पर जीत हासिल की थी, जो कि 49.4% वोट हासिल किए थे। वहीं पर 7 यूपीए जो कि 30.2% वोट हासिल किए थे। साथ ही यहाँ पर आपको बता दें कि 40 सीटों पर जिस कदर से बीजेपी ने कब्जा अच्छे खासे सीटों पर जमाया था, वो देखने लायक था। क्या कुछ है आगे सीट पे बढ़ते हुए स्वाति जिक्र आते हैं नालंदा पे। नालंदा सीट की बात करें तो यहाँ से 1 जून को जहाँ 7वें चरण में मतदान हुआ था, जदयू की ओर से कौशलेंद्र कुमार प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे और इंडिया गठबंधन की ओर से सीपीआई-एमएल प्रत्याशी संदीप सौरभ थे। जी क्या लग रहा है किसकी जीत? जहाँ तक माना जा रहा है कि दोनों के बीच जो है अच्छी खासी टक्कर होने वाली है, और ज्यादा अंतराल इंडिया गठबंधन यहाँ पे टक्कर मान सकते हैं। टक्कर है इंडिया या एनडीए।
दोनों के बीच अभी कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, जहां तक कि नालंदा। देखिए यहाँ पर हम बात करें नालंदा, ठीक है, नालंदा से जेडीयू को हराना बहुत 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 ज्यादा मुश्किल है, ठीक है, तो वहां पर मैं एनडीए के साथ ही जाना चाहेंगे, सीधी सी बात है, क्योंकि वहां पर कोई मार्जिन की भी बात नहीं आती, वहां पर सीपीआई जेडीयू कोई टक्कर नहीं दे पाएगी। हाँ, तो कौशलेंद्र जो सौरभ जो है, कुमार सौरभ, वो पालीगंज से विधायक है, सीपीआई और जेएनयू प्रोडक्ट हैं, और संदीप सौरभ और कौशलेंद्र जो कि जिस टाइम जेडीयू की स्थिति बिहार में खराब हुई थी, 2 सीट मात्र पूर्णिया और नालंदा, उस टाइम कौशलेंद्र वहां से, तो तीसरी बार आए वो। और गृह मंत्री, मुख्यमंत्री जी का सीधा निष्कर्ष पे आते हैं ना, कौन एनडीए या इंडिया? मुख्यमंत्री जी का गृह जिला था, जब हमने उनसे इंटरव्यू भी पर्सनल किया था कौशलेंद्र से, तो उन्होंने बताया भी था कि हमने वहाँ पे काम किया है, तो जो ग्राउंड की स्थिति ये है कि कौशलेंद्र जी की वहाँ स्थिति बहुत बेहतर है, यानी कि एनडीए गठबंधन जीत रही नालंदा पर। बिल्कुल बिल्कुल, प्रतिष्ठा का भी दाव है यहाँ पर। तो यही वजह हो जाती है कि यहाँ पर नालंदा सीट पर नीतीश कुमार ने जिस तरीके से सोचा, एक वक्त था स्वाति कि नीतीश कुमार नालंदा नहीं भी जाते थे तो उनके प्रत्याशी जीतते थे। चलिए खगड़िया सीट पर आ जाते हैं। यहाँ से एलजेपी की तरफ से राजेश वर्मा खड़े हैं और वहीं पर बता दें सीपीआई एमएल की तरफ से संजय कुमार है। क्या कुछ है? संजय कुशवाहा सीपीआई एमएल से आते हैं, कुशवाहा समाज का वहाँ वोट है, और वहाँ पे जो सीपीआई की अगर बात करें संजय कुशवाहा की, उनके पिता सदर विधायक रहे हैं, तो और राजेश वर्मा जो कि पूर्व में डिप्टी मेयर रहे हैं, डिप्टी मेयर से उन्होंने काफ़ी सुर्खियाँ में थे, तो वहाँ पे हम खगड़िया सीट एलजेपीआर का वहाँ कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि खगड़िया भी लिस्ट में है, 7 से 10 सीट जो लॉस होने वाले हैं, खगड़िया भी शामिल है, वहाँ से सीपीआई का संजय कुशवाहा का है, तो इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते, 50-50 हम दोनों के साथ जाना पसंद करेंगे। और यहाँ पर हम राजेश वर्मा के साथ जाना चाहेंगे एनडीए के साथ, क्योंकि कह सकते हैं ना कि मोदी फैक्टर चल रहा है, ठीक है, तो इस वजह से एलजेपी को वहां पर मोदी के नाम पर वोट मिलेगा, क्योंकि एलजेपी भी पिछली बार भी अच्छी खासी सीट लाई थी। अगर बात करें सीपीआई का मार्जिन होगा, लेकिन एनडीए के साथ जाना पसंद प्लस पॉइंट एनडीए के पक्ष में है। चलिए आते हैं पटना साहिब पे, जहां से इंडिया गठबंधन की ओर से बीजेपी प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद है, तो दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से, इंडिया गठबंधन की ओर से कांग्रेस प्रत्याशी अंशुल अभिजीत हैं। इस बार पटना साहिब जो है काफी टक्कर होने वाली है, और फिर भी जो है हम रविशंकर प्रसाद के साथ जो है पटना, देखिए एक बात बताते हैं, शहर के जो सीट होते हैं ना, बीजेपी वहां से आराम से निकालते हैं। पटना साहिब और पाटलिपुत्र पे हम नो कमेंट्स, क्योंकि आप एग्जिट पोल में देखें ना, पटना साहिब की बात करें ना, तो वहां पर इन्होंने कहा कि टक्कर होगी, हम कहते हैं टक्कर वहां पर नहीं, एग्जिट पोल बताते हैं, साफ तौर पर हम बता रहे हैं कि वहां से पटना साहिब से एनडीए जीत रही है, एग्जिट पोल पूरी साथ है, हम बोल सकते हैं पाटलिपुत्र, लेकिन पटना बिल्कुल। और अब चलते हैं दरभंगा सीट पर। यहाँ से आपको बता दें बीजेपी के पाले में सीट गई थी और यहाँ पर गोपाल जी ठाकुर हैं, और वहीं पर बता दें आरजेडी की तरफ से ललित यादव है। गोपाल जी ठाकुर वहाँ से क्लियर है, क्योंकि लगातार एनडीए जीत रहे हैं यहाँ से। चलिए आते हैं पाटलिपुत्र सीट पे, जहां से बीजेपी की ओर से रामकृपाल यादव हैं, तो दूसरी ओर लालू यादव की बेटी और आरजेडी प्रत्याशी मीसा भारती हैं। पाटलिपुत्र सीट यहाँ पे रामकृपाल यादव जो है वो बढ़त बनाएंगे और जीत रहे हैं। मीसा भारती पे भारी पड़ रहे हैं। बिल्कुल, रामकृपाल यादव इस बार जीत रहे हैं। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मीसा भारती और रामकृपाल में टक्कर है, ठीक है, ऐसा हाँ, क्योंकि दोनों उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, कम्युनिटी से, हाँ, तो टक्कर है। हाँ, और दूसरी बात अगर बात करें तो लालू प्रसाद यादव की सुपुत्री है, हार रही है उससे फर्क नहीं पड़ता, सुपुत्री है, इनका उनको प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर बात करें एग्जिट पोल की, तो वहां पर रामकृपाल यादव एग्जिट पोल में आगे चल रहे हैं, यानी पाटलिपुत्र सीट पे बीजेपी ही आगे है। बिल्कुल। उजियारपुर सीट पर आ जाते हैं। यहाँ से आपको बता दें तो नित्यानंद राय है बीजेपी की तरफ से, आरजेडी की तरफ से आलोक मेहता है। क्या लगता है यहाँ पर नित्यानंद राय है, मतलब बीजेपी जीत रही है जी, आपको क्या लगता है कौन जीत रहा है यहाँ से? यहाँ पर अगर बात करें तो एनडीए के पक्ष में हम जाना चाहेंगे यहाँ पर, क्योंकि सीधे हाँ नित्यानंद राय हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रहे हैं, और आलोक मेहता है कि उनमें हो सकता है कि टक्कर, ये नहीं कह सकते कि ये निकालें, क्योंकि आलोक मेहता अच्छे हाँ मंत्री भी रहे हैं, महागठबंधन में मंत्री थे आलोक मेहता। फायदा बीजेपी को है, ठीक है, लेकिन टक्कर है, ठीक है, और एनडीए के बारे में जानना चाहेंगे। चलिए आते हैं आरा सीट पे, जहां बीजेपी के प्रत्याशी आरके सिंह है चुनावी मैदान में, तो उनके खिलाफ इंडिया गठबंधन की ओर से सीपीआईएमएल प्रत्याशी सुदामा प्रसाद हैं। क्या लग रहा है? काफी विवाद भी हुआ था इस सीट पर। आरा की अगर बात करें, ठीक है, तो हम वहीं से आते हैं, हम बताते हैं आरा की जो स्थिति है, आरके सिंह को वहां से हटाना बहुत मुश्किल है, उनकी जीत है, नामुमकिन की तरह है, ठीक है, और वहां पर आरके सिंह ही एग्जिट पोल बताते हैं आरके सिंह ही जीतेंगे, लेकिन हर बार की तरह वही आरके सिंह निश्चित आरके सिंह, हाँ आरके सिंह। चलिए जगह कोई छीन नहीं सकता है। चलिए उजियार यहाँ पर आ जाते हैं समस्तीपुर पर, ठीक है, तो समस्तीपुर सीट पे देखा जाए तो स्वाति एलजेपी की तरफ से शांभवी चौधरी जो कि और कांग्रेस की सीट पर सनी हजारी,
काफी कुछ टक्कर देखा गया है यहाँ पे, या लग रहा है कि किसी का पलड़ा भारी ही नहीं है? संभवी चौधरी जो है ना वहां से सीधे बढ़त बना रही है और वहां पर हम एनडीए के साथ ही जाना चाहेंगे। संभवी चौधरी क्योंकि संभवी जिस तरीके चौधरी की से, जीत तय है। हाँ, नीतीश चलिए। कुमार ने भी वहां जाके मतलब खुद NDA के एनडीए के खाते आते हैं बक्सर सीट पे, जहां से बीजेपी के प्रत्याशी इंडिया गठबंधन की ओर से मिथिलेश तिवारी हैं और इंडिया गठबंधन की ओर से राजद प्रत्याशी सुधाकर सिंह हैं। जी, दोनों में इस बार जो है टक्कर देखने को मिलेगा, बराबर हम 50-50 दोनों पे जाएंगे। मतलब कि 50-50 है। जी बिल्कुल। क्या लगता है बक्सर पे बीजेपी आरजेडी इंडिया गठबंधन देखिए या बक्सर इंडिया की गठबंधन? बात करें तो अभी वहां सच में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। नंदन यहाँ पर अगर बात करें तो बहुत दबे मन से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर कहें तो जो सीटें एनडीए लॉस करने वाली है वहां पर कह सकते हैं कि बक्सर भी है। हाँ, इसके पहले हमने हाजीपुर का भी नाम लिया था, बहुत लोगों को हुआ भी होगा कि कैसे हाजीपुर बोल रहा है, लेकिन बक्सर का भी नाम हम यहाँ पे ले रहे हैं। कारण यह है कि अश्विनी चौबे जो थे वहां से वहां की जनता खुश थी, ऐसा नहीं कि जनता नाराज चल रही थी, लेकिन अश्विनी चौबे जैसे ही हटे लोग ये कह रहे हैं कि जो इंसान कभी बक्सर आया ही नहीं हम उसको क्यों दे। वो वैकुंठपुर मिश्रा वहां से निर्दलीय खड़े हैं, वोट काटने का काम करेंगे। अब वहां पर अगर बात करें ना कि ब्राह्मण का वहां पर वर्चस्व है, बक्सर की बात करें तो, और वहां पर ये मिथिलेश तिवारी अगर ब्राह्मण है तो सामने भी आपके ब्राह्मण है, ये कह सकते हैं। तो वहां पर सुधाकर जिस तरीके से मिथिलेश तिवारी, सुधाकर सिंह, आनंद मिश्रा 3 कैंडिडेट है वहां पे। आनंद मिश्रा जो है वोट काटने का काम करेंगे। अगर ब्राह्मण की वोट करती है, आनंद मिश्रा के फेवर में जाती है तो सुधाकर सिंह को यहाँ बढ़त मिल सकता है। यही कह रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि एनडीए के साथ मतलब नहीं जाना बक्सर चाहिए। सीट को लेके अभी कुछ भी कंफर्म तय नहीं है, वो तो कल ही नतीजा बताएगा। हाँ। एग्जिट पोल के मुताबिक हम बोल रहे हैं सीधी कि, टक्कर है। बक्सर सीट जो है वो बीजेपी के हाथ से आरजेडी वर्सेस बीजेपी की बक्सर लड़ाई। एनडीए लॉस करेगी, ये हम एग्जिट पोल। बिल्कुल। स्वाति, 2019 का आंकड़ा आपके पास होगा और मैं बिल्कुल। चाहूंगी कि आप बताइए कि बिल्कुल, कितनी शिवानी। वोट प्रतिशत 2019 में पड़ी थी। बात करें 2019 का तो जो बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुई थी उसमें से हम सभी जानते हैं एनडीए गठबंधन ने 39 सीटों पर जीत तय की थी। एक सीट यूपीए जीती थी, वो किशनगंज की थी। हाँ। एक तरह से और वोट प्रतिशत की बात करें तो कुल 58.1% वोट पड़े थे, जिसमें से 35.4% एनडीए के पक्ष में और 28.3% यूपीए के पक्ष में। बिल्कुल। बेगूसराय सीट पर आ जाते हैं और यहाँ से बात करते हैं बीजेपी के तरफ से। यहाँ पर गिरिराज सिंह खड़े हैं और वहीं पर सीपीआई एमएल की तरफ से अवधेश राय। कौन जीत रहा है यहाँ पर? क्या आप लोग देखे हैं? क्या एग्जिट पोल बता? यहाँ पर गिरिराज सिंह की अगर बात करें तो उनका पद बहुत बड़ा सीपीआई के मुकाबले, अकेले गिरिराज सिंह का पद बड़ा है, इसीलिए हम गिरिराज सिंह के साथ जाना चाहेंगे क्योंकि केंद्रीय मंत्री हैं और गिरिराज सिंह एनडीए के साथ जाना चाहेंगे हम गिरिराज सीधे। सिंह हाँ, जीत रहे हैं। एग्जिट पोल एनडीए के सासाराम जाएगी। चलिए सासाराम पे आते हैं। एक तरफ बीजेपी प्रत्याशी शिवेश राम है तो आरजेडी की ओर से माफ कीजिएगा, कांग्रेस की ओर से मनोज कुमार। सासाराम कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की यहाँ लड़ाई पे है। बीजेपी पे हम देख रहे हैं। बीजेपी सासाराम बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। सासाराम में अगर बात करें तो अभी देखा जाए तो बीजेपी का ही अभी वहां पे सामने आ रहा है कि नंदन, बीजेपी। सासाराम में हम बीजेपी के साथ एनडीए के साथ जाना चाहेंगे। चलिए सासाराम में बीजेपी। बिल्कुल, मुंगेर सीट पर आ जाते हैं और काफी हलचल देखा गया है। क्या लग रहा है सदन जी और नंदन और आप सभी तमाम बताइए कि मुंगेर सीट पर जदयू का पलड़ा भारी है या आरजेडी का? यहाँ से ललन सिंह खड़े हैं। बहुत पहले दावा किया जा रहा था कि ललन सिंह जीत जाएंगे क्योंकि आप देख सकती हैं कि बाहुबली भी वहां पर उतरकर एक चुनावी माहौल बनाने का कोशिश किए थे आनंद मोहन। तो क्या लग रहा है? देखिए यहाँ पर हम सीधे तौर पर कहेंगे कि हम एनडीए के साथ जाना चाहेंगे। वहां पर ललन सिंह का पत्ता काटना कोई ऐसा नहीं है ना कि इजी है, बहुत इजी नहीं कह सकते। हाँ, मार्जिन होगा, लेकिन ललन सिंह के साथ हम जाना चाहेंगे वहाँ। नहीं, ललन सिंह और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं और उनके लिए ही तो अनंत सिंह को पेरोल पे 15 दिन का बाहर निकाला गया था, क्योंकि वो अगर निकलते हैं तो मोकामा टाल वगैरह जितने भी हैं 3-4 लाख वोट जो भी डैमेज। हाँ, अशोक महतो की पत्नी अगर सीधे बात करें तो वहां से ललन सिंह की जीत पक्की है। बिल्कुल, अगर ललन सीधे सिंह की बात जीत करें पक्की तो। है, लेकिन उतना मार्जिन नहीं रहे, मार्जिन कम है। थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। लेकिन ललन सिंह कई जीत रहे टक्कर है। हैं। बिल्कुल। 40 लोकसभा चलिए सीट आते बिहार हैं का। काराकाट सीट पे सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला सीट। बिल्कुल, एक पवन तरफ सिंह एनडीए पूरा प्रत्याशी माहौल बनाने और बिगाड़ने का काम किया है एक यहाँ तरफ पे। एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा है, दूसरी ओर महागठबंधन की ओर से सीपीआई एमएल राजा राम सिंह, तो तीसरी ओर निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह। हालांकि इस बार 3 निर्दलीय प्रत्याशी का काफी दबदबा रहा है। पहला पूर्णिया से पप्पू यादव, दूसरा सिवान से हिना शहाब और तीसरा पवन सिंह। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जो काराकाट सीट है उस पर इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन की मुश्किलें क्या निर्दलीय प्रत्याशी बढ़ा रहे हैं?
क्योंकि इस पर जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय है, जो काराकाट सीट की हम बात कर रहे हैं। देखिए त्रिकोणीय मुकाबला है, ठीक है, त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन यहाँ पर अगर एग्जिट पोल की बात करें तो यहाँ पर हमने कहा ना कि यहाँ पर बीजेपी जो एनडीए जो सीट लॉस कर रही है उसमें से काराकाट भी आप ले लीजिए। पवन सिंह हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पवन सिंह जिस तरीके से वहां पर आप समझिए कि एक निर्दलीय चेहरे, जिसका राजनीति का कोई ना बैकग्राउंड है, ना राजनीति का भूत है, ना राजनीति का वर्तमान चल रहा है, भविष्य की बात नहीं कर सकते, वैसे निर्दलीय शख्स को हराने के लिए खुद प्रधानमंत्री काराकाट की धरती पर आते हैं, तो बहुत बड़ा चर्चा का विषय आप बनता कह रहे है। हैं पवन सिंह यहाँ हम से यहाँ जीत रहे निर्दलीय हैं। के साथ जाएंगे पवन सिंह और वहां से पवन सिंह जीत हासिल भी कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से देखिए कि जनता उन्हें काफी पसंद कर रही है, जिस तरीके से पवन सिंह वहां डटे हुए थे इतने दिनों से, तो वहां से तो भाई पवन सिंह ही जीत मतलब रहे कि हैं। काराकाट सीट भी क्या बीजेपी लगता है और प्रिया? महागठबंधन की हाथ से निकल रही क्या है। लगता है? देखिए वहाँ से पुरुष, महिला और थर्ड जेंडर जो होता है सबका वोट पवन सिंह को ही जा रहा है। और अगर कोई कहता भी है कि उपेंद्र कुशवाहा आगे जा सकते हैं, लेकिन पवन सिंह जो है काफी भारी पड़ेंगे उन पे, और बहुत ज्यादा वहाँ से जो है पवन सिंह ही आगे आप जाएंगे। राजा राम सिंह को कैसे पीछे छोड़ दे रही हैं? राजा राम सिंह उनको देखिए बिहार में जाते अरे क्या बात कर रहे हैं? राजा नहीं राजा राम का चर्चा है, लेकिन राजा राम का चर्चा कैसे है, वो सीधे तौर त्रिकोणीय में चर्चा नहीं है, वो निकल कर सामने आ रहे हैं। ये उपेंद्र और पवन की लड़ाई में सामने आ रहे हैं। हाँ। देखिए काराकाट में जिस तरीके से स्वाति ने कहा कि त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन जिस तरीके से पवन सिंह है, यूथ जो सेल्फी वाले लोग हैं उनके साथ है, लेकिन भीड़ जुटाना, भीड़ को वोट में तब्दील कर लेना, ये बड़ी बात होती है। एक मिनट। और उसके बाद हम ये कह रहे हैं जिस आरा है और उनके आरा से सटा हुआ काराकाट है, तो उसका लाभ कहीं ना कहीं पवन सिंह को मिलेगा, लेकिन हम ये 100% ये नहीं कह सकते हैं कि पवन सिंह, क्योंकि देखिए वोट तो कट गया ना, बीजेपी का वोट, आखिर ये वोट कटेगा किसका? राजा राम सिंह या सीपीआई या आरजेडी का कट्टर वोट तो कटेगा नहीं, मुस्लिम का वोट कटेगा नहीं, तो ऐसे में हम राजा राम सिंह को भी वहाँ थर्ड नंबर पे उपेंद्र को निष्कर्ष पे आना पड़ेगा, आप लोगों ने जमीनी हकीकत काराकाट देखा जाए ना तो काराकाट भोजपुरी स्पीकिंग एरिया, वहां के लोग हमेशा कहते आ रहे कि हमें भोजपुरी नेता चाहिए, और पवन सिंह वहां पे भोजपुरी बोलने वाले भी हैं, और राजा राम और उपेंद्र कुशवाहा वहां पर वो चेहरा नहीं है जो वहां के लोग देखना चाहते हैं। और इन्होंने सदन जी ने देखिए सदन जी ने कहा कि सेल्फी लेने वाले लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे वीडियो ऐसे भी हैं जो बूढ़े बुजुर्ग 80 साल 70 साल के जो माताएं बहनें और जो ये बुजुर्ग लोग थे वो कहते पर आप लोगों ने क्या देखा है? हम वही बता रहे हैं जो बुजुर्ग लोग थे वो सीधे यही कहते नजर आ रहे थे कि बेटा उपेंद्र से हम थक गए नहीं, राजा राम के हम चीने नहीं ना, तू ही हमारा रहा, तारा के एक बार मौका दे। पवन सिंह की जीत है। चलिए बात है जहानाबाद लोकसभा सीट पर, जहां से इंडिया गठबंधन की ओर से जदयू प्रत्याशी चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी हैं, राजद की ओर से सुरेंद्र यादव हैं और बसपा की ओर से अरुण कुमार हैं चुनावी मैदान में। यानी कि जहानाबाद का भी जो मुकाबला वो कहीं ना कहीं त्रिकोणीय दिख रहा है। क्या लग रहा है जहानाबाद पे किसकी जीत है? बीजेपी, इंडिया गठबंधन या फिर बसपा? यहाँ पे हम जो है बीजेपी के साथ जाना, बीजेपी, एनडीए के साथ। चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी। यहाँ पर एनडीए कह सकते हैं, एनडीए के साथ ही, क्योंकि बीएसपी का कोई हम ये नहीं कह सकते हैं कि बीएसपी को लगातार, लेकिन बिहार में अगर बात करें बीएसपी का सांसद रह चुके, लेकिन बिहार की बात करें, बिहार में बीएसपी का अगर कंपैरिजन करें एनडीए से तो कुछ बनता नहीं है। तो आप पार्टी को नहीं देखिए ना, आप उम्मीदवार को भी तो देख के आप चल सकते हैं ना, उस पर भी तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है, एग्जिट पोल की नहीं, यहाँ पर इस बार के लोकसभा चुनाव में ना ज्यादातर, इस बार हम कह रहे हैं इस बार के लोकसभा चुनाव में ज्यादातर अगर देखा जाए तो पार्टी की वजह से, क्योंकि मोदी फैक्टर चल रहा है ना, हम यहाँ पर फिर से मोदी फैक्टर, हाँ यहाँ पर कहेंगे एनडीए के साथ हम जाना चाहेंगे। की जीत तय है, इंडिया गठबंधन की जीत तय है, और ये रही 40 सीटों का एग्जिट पोल जो आपने सुना। लास्ट में हम कुछ डेटा दे देना चाहेंगे कि जिस तरीके से बिहार में 40 सीटों के ऊपर अगर हम बात करें तो 7 से 10 सीट, जैसे किशनगंज, अररिया, कटिहार, औरंगाबाद और महाराजगंज, सारण, नवादा और जहानाबाद, ये ऐसे सीट हैं जो कि 7 से जो 10 सीट सारे एग्जिट पोल बता रहे हैं यहाँ कहीं ना कहीं टक्कर है, और ये सीट ऐसे हैं जो कि एनडीए के पाले से घट सकते हैं। देखिए हम कहना चाहेंगे, शुरुआत में हमने कहा था ना कि कुछ 8-10 सीटें जो है वो यहाँ पर लॉस करेगी, एनडीए कर सकती है लॉस, ठीक है, और वही आधा सीटें हमने 40 का दावा पूरा नहीं होगा। 2019 से अगर बात करें तो 19 में जिस तरीके से किशनगंज छूट गया था एनडीए से, ठीक है, कांग्रेस के पाले में गया था, इस बार वैसा हालत नहीं होगा। एग्जिट पोल ये दावा करती है, ग्राउंड रिपोर्ट ये दावा करते हैं, लोगों के हमने रिपोर्टिंग की वो ये दावा करती है। 40 लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन कितना 28 से 30 एनडीए की बात करें तो 28 से 30 एनडीए के पाले में आप डाल लीजिए, और 10 से 12 आप चलिए पूछ लेते हैं। एक मिनट, 28 से 30, और निर्दलीय में अगर बात करें सिवान, पूर्णिया, बक्सर और काराकाट, ये सीट पे 40 सीटों पर क्या लगता है कितना जीत रही है इंडिया गठबंधन, कितना इंडिया और कितने निर्दलीय? जी
मुझे लगता है कि 28 से 32 सीट जो है एनडीए गठबंधन। एनडीए जीतेगी। और बाकी का बाकी का इंडिया और अन्य भी चल जाएगा, बिल्कुल। कितना देखिए इस बार जाएगा एनडीए को, अगर जाएगा तो 30 से 32 का मैंने 30 से अनुमान 32 लगाया, पे 30 से NDA 32 का मैंने अनुमान लगाया, और बाकी कुछ निर्दलीय को जाएगा और बाकी कुछ इंडिया गठबंधन। देखिए 28 सीट अगर लेकर चले, 26 से 28 सीट आप एनडीए के पाले में डालिए और 8 से 10 सीट आप डाल सकते हैं इंडिया महागठबंधन के पाले में, और 2 सीट आप डालिए कहां, तो निर्दलीय के पप्पू यादव डालिए और एक काराकाट डालिए। शिवानी चलिए सनत जी आप बता दीजिए। क्योंकि एनडीए के कुछ सीटों का यहाँ पे लॉस होना है, जिसमें 8 सीट होगा। 29 से 33 ये मेरा मानना है, 29 से 33 एनडीए को आ रहा है और 8 से 10 सीट महागठबंधन को, 1 से 2 अन्य। क्या लगता है 30 से 31 चलेगा एनडीए। मतलब जो दावा था यहाँ पर कि बीजेपी की लहर है, लेकिन थोड़ी विपक्ष पिछले जो है वो कमजोर नहीं है। स्वाति। 2019 की बात करें तो बिल्कुल, उसके बिल्कुल। मुकाबले इस बार थोड़ी सी बिल्कुल, समीकरण बिल्कुल। बदला है, बिल्कुल। थोड़ा बदलाव हुआ है, और जो सीट का था पिछली बार 39 सीट बीजेपी तो जीतने में यहाँ पर कामयाब देखा जा रही सकता है कि हाँ। कल 4 जून है और कल नतीजे आएंगे, किसकी सत्ता में सरकार बनेगी हाँ। साबित हो जाएगा स्वाति। और बिहार का और तमाम देश का लोकतंत्र का महापर्व जो है 2024 वो कल समाप्त हो जाएगा बिल्कुल। परिणाम के साथ। तो ऐसे में तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एक न्यूज़ 24।